हेलो दोस्तों, के डी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की। तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। फिर इसके बाद हमने देखा कि यदि हिंदी में कृषि शब्द है तो वो किस भाषा का होगा? वो होगा हमारे संस्कृत भाषा का। फिर हमने इसके बाद देखी एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या थी? कीप एनिमल्स एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड, यानी कि पशुओं को पालना तथा साथ में भोजन के लिए फसलों का उगाना, क्रॉप प्रोडक्शन करना। यदि हम बात करें हिंदी में तो एक ही फार्म पर पशुपालन तथा फसल उत्पादन दोनों कार्य करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। फिर इसके बाद हमने बात की एग्रीकल्चर की ब्रांचेज की। तो एग्रीकल्चर को मुख्यतः 3 ब्रांचों में डिवाइड किया गया। पहली ब्रांच है एग्रोनॉमी, दूसरी ब्रांच है हमारी हॉर्टिकल्चर और तीसरी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद हमने दोस्तों एग्रीकल्चर के फर्स्ट चैप्टर की बात की। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड्स। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की किसकी? एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी शब्द की बात की तो एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो है हमारा लैटिन भाषा। और इसके बाद में हमने बात की एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की। तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? कृषि विज्ञान की व्यवस्था जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ब्रांच एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसमें सॉइल मैनेजमेंट तथा क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। फिर इसके बाद में हमने बात की एग्रोनॉमी का स्कोप, वो इम्पोर्टेंस, एग्रोनॉमी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो एग्रोनॉमी का हमने 3 इम्पोर्टेंस देखे। आर्थिक महत्व, दूसरा रोजगार के अवसर और तीसरा है हमारा सामाजिक महत्व। इसके बाद हमने बात की एग्रोनॉमी के स्कोप की। तो एग्रोनॉमी के स्कोप की अपन यदि बात करते हैं तो एग्रोनॉमी के स्कोप में हमने देखा कृषि उत्पादन में एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है, नियोजन में एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है, व्यवसाय में एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है और उद्योगों में एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है। हमने इन सब की कल तक बात कर ली थी। और आज का हमारा नया टॉपिक, हाँ तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों सॉइल फर्टिलिटी की, यानी कि मृदा उर्वरकता क्या है। बात करें सॉइल फर्टिलिटी की तो सॉइल फर्टिलिटी जैसे कि मनुष्य को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और एनर्जी के लिए उसको क्या? भोजन चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार पौधे को ग्रो होने के लिए और पौधे को ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की। तो हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन, क्या दोस्तों? उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। दोस्तों हमने क्या किसके लिए चाहिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। और फेवरेबल कंडीशंस किसमें चाहिए दोस्तों? फेवरेबल कंडीशन में। और अवेलेबल फॉर्म, यानी प्राप्य रूप में, उचित मात्रा में। यानी कि हम कह सकते हैं मृदा के द्वारा पौधों की वृद्धि के लिए जो न्यूट्रिएंट प्रदान किए जा रहे हैं वो अनुकूल वातावरण में या अनुकूल दशाओं में उचित मात्रा में पौधों को अवेलेबल
करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो क्या कहलाती है? सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। दोस्तों वैसे तो मृदा में चाहे कितने ही न्यूट्रिएंट क्यों ना हो, जब तक वो सब न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में नहीं होंगे तब तक प्लांट उन्हें एक्सेप्ट या ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जब तक प्लांट ग्रहण नहीं कर पाएगा तो वो पौधों के किसी काम के नहीं रह जाएंगे वो न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों पौधे के लिए मृदा उर्वरकता मतलब पौधे को जिस रूप में पौधा न्यूट्रिएंट को ग्रहण कर सकता है उसी फॉर्म में होना चाहिए, और उसको अनुकूल दशाओं में उचित मात्रा, एक पौधे के लिए पौधे को जितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में पौधे को यदि सॉइल न्यूट्रिएंट प्रदान कर रही है तो वो क्या है? सॉइल फर्टिलिटी है, उर्वरक सॉइल है, उर्वरक मृदा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मृदा सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो हम बात करें इनकी, तो हमारा पहला कारक कौन सा है दोस्तों? हम इसमें दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो नेचुरल फैक्टर्स जो कि प्राकृतिक कारक हैं, और एक आर्टिफिशियल। तो हम बात करें नेचुरल फैक्टर्स की, तो नेचुरल फैक्टर्स में हमारे आते हैं दोस्तों नेचुरल फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे? पहला कौन सा है हमारा दोस्तों? पैतृक पदार्थ। पहला है पैतृक पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल। दूसरे की बात करें तो दूसरा है हमारा ट्रोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति। तीसरा है सॉइलेज यानी कि मृदा आयु। चौथा है हमारा क्लाइमेट यानी कि जलवायु। और पांचवा है हमारा डेप्थ ऑफ सॉइल, मृदा प्रोफाइल की क्या गहराई है, कितनी गहराई है। और छठा है हमारा फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, मृदा की भौतिक दशा। सातवां है हमारा क्या? सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। और आठवां है हमारा क्या? क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल यानी कि मृदा में उपयुक्त दशा में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट उपलब्ध है उनकी मात्रा। तो हम दोस्तों अब इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं किसकी? पहला पेरेंट मटेरियल की। पेरेंट मटेरियल का मतलब होता है कि जिस मृदा की अपन बात कर रहे हैं वो मृदा किन पदार्थों से बनी हुई है, उसके पूर्व पदार्थ कौन से हैं, यह किन पदार्थों से या किन चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है, वो क्या कहलाएगी? पेरेंट मटेरियल, जन्म देने वाली चट्टानें। पेरेंट मटेरियल की बात करें तो पेरेंट मटेरियल में आता है हमारा पहला है हमारा क्या? पेरेंट मटेरियल। तो इसमें बात करें तो यदि पैतृक पदार्थों में न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, तो निश्चित ही सोइल के अंदर भी पोषक तत्व अधिक होंगे यानी कि मृदा उत्पादक होगी। अब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों। तो आग्नेय चट्टानों से जो निर्मित मृदाएं होती है, आग्नेय चट्टानों से जो निर्मित क्या होती है? मृदाएं होती है, उनमें अपक्ष या बलुई मृदाओं का निर्माण होता है जो क्या होती है? कम फर्टाइल होती है। जबकि अवसादी चट्टानों से जिन मृदाओं का निर्माण होता है, जिन सॉइल्स का निर्माण होता है, वो क्या होती है? उनमें क्षार अधिक होंगे और वो फर्टाइल ज़्यादा होती है। क्या दोस्तों? अवसादी चट्टानों से जिन मृदाओं का निर्माण होता है वो क्या होती है? अधिक उपजाऊ या फर्टाइल होती है। अगला है हमारा क्या? ट्रोपोग्राफी। अब हम बात किसकी करते हैं? ट्रोपोग्राफी की। ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति यानी कि स्थल की आकृति। स्थल की आकृति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें यदि टीले वाला क्षेत्र है या जहाँ मृदा के टीले हैं उनकी बात करें तो उन स्थानों पर क्या होता है?
जो सोइल होती है वो सोइल इरोजन के द्वारा यानी क्षरण के द्वारा, या फिर बरसात होगी तो बरसात में क्या होगा, बरसात में वो ऊपर से जल के साथ क्या होंगे, पोषक तत्व बहकर नीचे आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ढलान वाले क्षेत्रों में ऊपरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो नीचे का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि ऊपर जब वर्षा होगी तो उसके साथ ये सोइल इरोजन मृदा क्षरण के साथ क्या होगा, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट का नीचे की ओर आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट बहकर। तो वहाँ ऊपर की अपेक्षा नीचे वाली जो मृदा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा फर्टाइल होगी। हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर किसकी, सोइल एज की। सोइल एज यानी कि मृदा आयु। मृदा आयु की बात करें तो मृदा आयु से मतलब होता है कि सोइल मृदा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है, उस मृदा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है। मृदा आयु सोइल एज जितनी अधिक होगी मृदा उतनी ही कम फर्टाइल होगी। क्या होगा, मृदा जितने वर्ष पुरानी होगी ना उसकी फर्टिलिटी उतनी ही कम होगी। क्यों, क्योंकि पहले मृदा बनी तो तभी से उसमें नए नए प्लांट्स उग रहे हैं और क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट थे, पोषक तत्व थे, उनको पौधों के द्वारा सौंप लिया गया है। और जिन मृदाओं का निर्माण तुरंत होता है, नवीनतम जो मृदाएं होती है उनमें पौधे उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाते और उनमें न्यूट्रिएंट की क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है। इस प्रकार क्या करेगी मृदा आयु भी मृद सोइल फर्टिलिटी को क्या करेगी, फैक्टर प्रभावित करेगी। अब हम बात करें तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, क्लाइमेट, जलवायु की बात करें तो पहला तो हम बात करते हैं किसकी, आर्द्र जलवायु की। आर्द्र जलवायु में क्या होगा, पौधों में मृदा में नमी के कारण एवं वर्षा होने के कारण क्या होगा, पोषक तत्व बहकर निचले संस्तरों में चले जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा होगी, वर्षा के कारण सोइल पर क्या होगा, मृदा में पानी का भराव होगा और पानी के भराव के कारण जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होते हैं, घुलनशील पोषक तत्व होते हैं, वो क्या होंगे, घुलकर जड़ क्षेत्र से रूट जोन से क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, निचले संस्तरों में चले जाएंगे। तो ऊपरी संस्तरों में क्या हो गया, पोषक तत्वों का ह्रास हो गया, पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आर्द्र क्षेत्रों में क्या होती है, आर्द्र जलवायु भी सॉइल फर्टिलिटी को इस प्रकार क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी। बात करें शुष्क की, शुष्क क्षेत्र या शुष्क जलवायु की, तो शुष्क जलवायु में क्या होगा, जो कार्बनिक खादें होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, उनका जल्दी ही अपघटन हो जाएगा और अपघटन होकर ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। जल्दी अपघटन होने के कारण वो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होंगे, जल जाएंगे और वहाँ क्षारीयता बढ़ेगी। इस प्रकार जलवायु मृदा सॉइल फर्टिलिटी को भी प्रभावित करेगी। अब हम बात करें अगला, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा प्रोफाइल की गहराई की बात करें तो हम पहले तो बात करते हैं मृदा प्रोफाइल की। तो मृदा प्रोफाइल होती है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि यदि मृदा की वर्टिकल साइज में क्या की जाए, काट की जाए, ऊर्ध्वाधर रूप में मृदा को काटा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है और उन परतों को अपन सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और मृदा में कितनी प्रोफाइल मृदा में कितनी प्रोफाइल है, तो मृदा में 5 होती है, ए बी सी ओ आर, ये 5 प्रोफाइल मृदा के अंदर
होती है। बात करें प्रोफाइल की तो ऊपरी मृदा में जो क्या होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, वो पौधों द्वारा सोख लिए जाएंगे और वायु द्वारा, सॉरी वाटर के द्वारा क्या होगा, अपक्षालन क्रिया द्वारा न्यूट्रिएंट नीचे की सतहों में चले जाएंगे। तो ऊपरी सतह की अपेक्षा निचले क्षेत्रों में क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है। अब हम बात करें फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल की, छठा मार्क है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की भौतिक दशा की बात की जाए तो मृदा की भौतिक दशा के अंतर्गत कौन कौन से करैक्टर आते हैं सॉइल के। तो मृदा की भौतिक दशा के अंतर्गत आता है सॉइल स्ट्रक्चर, क्या आता है, दूसरा वायु संचार कैसा है उसका सॉइल का, और जल संचार कैसा है, पार्टिकल्स कैसे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ये सब हमारे फिजिकल कंडीशन के अंतर्गत आएंगे। तो फिजिकल कंडीशन की बात करें तो यदि मृदा की भौतिक दशा क्या होगी, अच्छी होगी, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्या होगी, एक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता अधिक होगी। और यदि उनमें क्रियाशीलता अधिक होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और कार्बनिक खादों का क्या अपघटन आसानी से और अच्छे तरीके से होगा, तो मृदा क्या होगी, फर्टाइल होगी। यानी कि हम सीधा से बोल सकते हैं कि फिजिकल कंडीशन यदि सॉइल की सही है या अच्छी है तो वो मृदा क्या होगी, फर्टाइल होगी। और यदि फिजिकल कंडीशन ही सॉइल की खराब है तो वो मृदा फर्टाइल नहीं हो सकती दोस्तों। हम अगला बात करते हैं, अगला है हमारा छठे नंबर पे क्या, सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण। मृदा क्षरण की बात करें तो पहले बात तो सॉइल इरोजन होता क्या है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन की बात करते हैं अपन, मृदा के जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, उनका अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या है, सॉइल इरोजन है। अब ये बात अलग है कि ये वायु द्वारा हो रहा है या फिर जल के द्वारा हो रहा है। सॉइल इरोजन भी दो टाइप का होता है दोस्तों, पहला होता है वायवीय क्षरण और दूसरा होता है जलीय क्षरण, ठीक है। तो यदि मृदा में सॉइल इरोजन हो रहा है तो वो मृदा क्या होगी, नॉन फर्टाइल यानी वो उर्वरक नहीं हो सकती। और यदि मृदा में क्षरण या अपरदन नहीं हो रहा तो दोस्तों वो मृदा क्या होगी, फर्टाइल होगी। क्योंकि क्षरण के द्वारा या सॉइल इरोजन के द्वारा न्यूट्रिएंट अपने स्थान से, यदि वायु के द्वारा हो रहा है तो क्या मृदा कणों के साथ उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, और यदि जल के द्वारा हो रहा है तो अपक्षालन द्वारा या फिर मृदा कणों के साथ बहकर क्या निचले या दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो क्या सॉइल फर्टिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो एक बार बताइए कमेंट में आप। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पर हमारा है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल। क्या है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल। तो दोस्तों बात आती है कि मृदा में सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, मृदा में कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में है। दोस्तों अलग अलग सॉइल में अलग अलग न्यूट्रिएंट की किसी की अधिकता होगी तो किसी की कमी होगी। कई मृदाओं में नाइट्रोजन की अधिकता होती है लेकिन पोटास की कमी होती है या फिर फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी
ये क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल, यानी कि मृदा में उपस्थित आवश्यक या उपयुक्त मात्रा में या अवेलेबल फॉर्म में कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट हैं। यदि किसी मृदा में अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में हैं तो वो मृदा सीधी सी बात है क्या होगी, फर्टाइल होगी। और यदि उनमें किसी मृदा में अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में, तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, आर्टिफिशियल जो क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। अब आर्टिफिशियल फैक्टर की अपन बात करते हैं। आर्टिफिशियल फैक्टर यानी कृत्रिम कारक। इससे पहले हमने किन की बात की, नेचुरल फैक्टर्स की, यानी प्राकृतिक कारकों की। और अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल फैक्टर, कृत्रिम कारक, यानी कि फार्मर के द्वारा जिनको अपन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं कृत्रिम रूप से, या फार्मर की कमी से या फिर किसी कारणवश ये क्या होते हैं फैक्टिंग कर जाते हैं। ये तो हम पहले तो इनको देखते हैं, फिर इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हम इनको बहुत ही आराम से और सरल भाषा में क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम बात करते हैं पहला की बात करते हैं। तो पहला हमारा वाटर लॉगिंग यानी कि जल क्रांति, वाटर लॉगिंग यानी जल क्रांति। दूसरा क्या है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली, क्या दोस्तों, क्रॉपिंग सिस्टम। तीसरा हमारा सॉइल पीएच, मृदा पीएच। तीसरा हमारा क्या है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मृदा सूक्ष्म जीव, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि मृदा सूक्ष्म जीव। अगला बात करते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर में अपन बात आती है, तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ। बात करें मेथड ऑफ टाइम ऑफ फ्लोइंग यानी मृदा में जुताई के समय की अपन बात करें। तो हम दोस्तों अब हम इनको क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको डिटेल से देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, वाटर लॉगिंग की, जल क्रांति की। जल क्रांति की बात करें तो मृदा में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है, या मृदा में अधिक मात्रा में पानी भरा हुआ है और उसमें वाटर ड्राइनेज यानी कि जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं हुई। क्या नहीं हुई, मृदा में भरे हुए पानी की जल निकास की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उस मृदा में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट सॉल्युबल है, घुलनशील होते हैं, वो जल के साथ घुल जाएंगे और निचले संस्तरों में पहुंच जाएंगे। और ऊपरी संस्तरों से क्या होगा, फिर न्यूट्रिएंट की जो कमी हो जाएगी, वहाँ न्यूट्रिएंट ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में पहुंच जाएंगे। और साथ में जल भरे होने के कारण क्या होगी, वायु की कमी हो जाएगी। क्या होगा दोस्तों, मृदा में वायु की कमी हो जाएगी। इसके कारण सूक्ष्म जीवों पर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और मृदा में विनाइट्रीकरण की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी विनाइट्रीकरण, एक तो होता है दोस्तों नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, और दूसरा होता है विनाइट्रीकरण। बात करें हम पहले नाइट्रीकरण की, यानी कि एनवायरमेंट से या एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है
उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा रासायनिक क्रियाओं के कारण किसमें, अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, नाइट्रीकरण होती है, नाइट्रिफिकेशन होता है। अब अवेलेबल फॉर्म में किसके द्वारा, किसके लिए करेंगे भाई, तो अवेलेबल फॉर्म में पौधों की वृद्धि के लिए अवेलेबल फॉर्म में क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या है, नाइट्रीकरण। अब हम बात करें विनाइट्रीकरण की, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, या मृदा में जो नाइट्रोजन पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म नाइट्रेट के रूप में है, उसका क्या करना, कन्वर्जन करना, या नाइट्रेट को पुनः अमोनिया गैसों में परिवर्तित कर देना की प्रोसेस जो होगी क्या हो, वो कहलाएगी हमारी विनाइट्रीकरण, जिससे हमारे सॉइल्स के अंदर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने वाटर लॉगिंग में क्या बात की, पहला तो न्यूट्रिएंट घुलकर अंदर निचले संस्तरों में चले जाएंगे। दूसरी बात, मृदा के अंदर क्या होगा, पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या पोषक मृदा के अंदर क्या हो जाएगा, मृदा के अंदर वायु की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, विनाइट्रीकरण की प्रोसेस क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि फसल प्रणाली, फसल प्रणाली, सोइल फर्टिलिटी किसके द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, क्रॉपिंग सिस्टम द्वारा। तो फसल प्रणाली की अपन यदि बात करें तो यदि मृदा में अपन क्या कर रहे हैं, उथली जड़ वाली यदि एक ही प्रकार के अपन क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, यदि मृदा में अपन उदाहरण के लिए बात करें तो गेहूं की फसल बो रहे हैं, तो लगातार वर्षों से गेहूं की फसल बो रहे हैं, तो उसमें गेहूं क्या करेगा, एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट को हर बार क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, मृदा में कमी हो जाएगी, यानी कि सोइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी। क्या होगा दोस्तों, सोइल फर्टिलिटी कमी हो जाएगी। या फिर हम केवल उथली जड़ वाली फसलों को बोए जा रहे हैं और गहरी जड़ वाली फसलें नहीं बो रहे हैं, तो उसमें ऊपरी मृदा में जो रूट जोन यानी ऊपरी संस्तर में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन ऊपरी संस्तर में न्यूट्रिएंट की कमी होने पर पौधा नीचे जो न्यूट्रिएंट रह गए उनको ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि जड़ें छोटी है। तो इस प्रकार क्या करता है, क्रॉपिंग सिस्टम भी सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। हम बात करें आगे किसकी, सोइल पीएच की, मृदा पीएच। तो पहली बात तो हम देखते हैं पीएच। पीएच किसके द्वारा दिया गया, तो सोरेनसन के द्वारा 1909 में पीएच पैमाना दिया गया था। तो सोइल पीएच की बात करें तो मृदा की पीएच पर डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। क्या होता है दोस्तों, मृदा पीएच पर क्या करता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। बात करें हम अम्लीय मृदाओं की, तो अम्लीय मृदाओं में कौन से न्यूट्रिएंट की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, और लोहा है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीज, इन तत्वों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और इसके विपरीत अपन बात करें किसकी, एसिडिक सॉइल्स की यानी क्षारीय मृदाओं की, तो क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम और दूसरा है हमारा मैग्नीशियम, इनकी क्या होगी, अधिकता होगी, लेकिन लोहा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, इन तत्वों की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाती है। अगला अब हम बात करते हैं मृदा सूक्ष्म जीवों की। तो सोइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के साथ में क्या होना चाहिए, उचित मात्रा में सूक्ष्म जीवों का भी मृदा में उपस्थित होना जरूरी होता है दोस्तों।
क्योंकि न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेंगे? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब हम बात आती है कि मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज है, कुछ फंगस हैं और जीवाणु हैं। ये क्या होते हैं? मृदा में उपस्थित होते हैं। तो सोइल फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण क्या हुआ? मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता भी दोस्तों जरूरी होती है। अब हम आजकल जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट है, सेकंड लास्ट है क्या? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता, यानी कि मृदा में कितनी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, उपस्थित है, वो भी प्रभावित करता है सॉइल फर्टिलिटी। यदि कार्बनिक पदार्थ उचित मात्रा में है या उपयुक्त मात्रा में है तो श्योर है मृदा क्या है? फर्टाइल है। और यदि कार्बनिक पदार्थ की मृदा में कमी है तो मृदा क्या है? उर्वरक नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर की बात आ गई ना, तो दोस्तों मृदा में यह हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है, पौधों के अंदर, पौधे चाहे उद्यान वाले हो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो या फिर अपने साधारण क्रॉप्स हो, किसी में भी अनकम्पोज्ड यानी अपघटित खाद को ही हमेशा डालेंगे। कच्ची खाद कभी भी अपन नहीं डालेंगे। कच्ची खाद के नुकसान है। कच्ची खाद से क्या होती है? दीमक की मात्रा में वृद्धि होती है, या फिर दीमक लगना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने किन किन की बात कर ली। तो हमारा एक लास्ट का टॉपिक और रह गया है क्या दोस्तों? हमारा बच रहा है अब मेथड ऑफ टाइम ऑफ प्लॉविंग, यानी कि मृदा में क्या जुताई का समय और तरीका, विधि, मेथड कैसा है। तो हमेशा ढालू क्षेत्रों में दोस्तों, हमेशा ढालू क्षेत्रों में जुताई किस रूप में करते हैं अपन? ढाल के लंबवत। उससे क्या होता है? कटाव कम लगेगा और पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। ढाल के लंबवत दिशा में यदि अपन जुताई कर रहे हैं तो खेत से बाहर पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में जा पाते हैं। तो दोस्तों हमने बात की किसकी? सॉइल फर्टिलिटी की। अब हमारा अगला है क्या दोस्तों? सॉइल प्रोडक्टिविटी, जिसको अब पढ़ेंगे हम कल। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें, और नोट्सों के लिए क्या करें? हमको मैसेज कर सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।